अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण किन किन स्थलों से और क्या क्या मिला है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना, भवन निर्माण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि के बारे में बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम देखते हैं तब स्पष्ट पता चलता है कि उसकी नगर योजना जो थी बहुत ही उत्कृष्ट थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को प्रथम भारत की नगरीय सभ्यता माना गया है। यह जो है प्रथम नगरीय सभ्यता है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह माना जाता है कि यहां नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही होगी जिसने कि यहां की नगर व्यवस्था को इतनी सुदृढ़ अवस्था में बनाया होगा। यह भी इतिहासकार मानते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य में मिले हैं उससे नगर निर्माण का कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार हुआ होगा। यहाँ की सड़कें उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम एक दूसरे को संपूर्ण कर काटती थी। जब हम देखेंगे विशेष करके मोहनजोदड़ो की, तो उसकी जो सड़कें हैं वो इस तरह से इस तरह से एक दूसरे को काट रही है। यह जो है यह 90 डिग्री पे है। अगर आप यहां खड़ा हो रहे हैं तो आपको एक पूरे सड़क के बारे में जानकारी मिल जाएगी, या इस जगह पे आप खड़े हैं तो यहां से यहां की आपकी जानकारी मिल जाएगी। यानी कि समकोण पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसकी जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, यानी सर्वोत्तम था। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो नगरीय व्यवस्था थी वो वर्तमान रोम से भी उत्कृष्ट अवस्था में थी। भवन निर्माण सुव्यवस्थित थे, इतने बढ़िया तरीके से बनाए गए थे कि वहां प्रकाश की व्यवस्था होते रहे, साथ ही साथ धूल ना पड़े। आप देखेंगे कि जो यहां मकान जो बनाया गया है उस मकान का जो मुख्य गेट है वो मुख्य सड़क की ओर ना हो करके उसके पीछे की ओर है। खिड़कियां पीछे की ओर है, यानी कि द्वार, खिड़की ये मुख्य सड़क की ओर नहीं है। भवन में प्रकाश की व्यवस्था का उत्तम ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ नगर की सुरक्षा को अगर देखा जाए तो जब निर्माण कराया जा रहा था किसी भी नगर का, तो उसके चारों ओर इस तरह से एक चार दीवारी बना दी गई है, यानी कि पूरी तरह से घेर दिया गया है। ये उसकी नगर योजना जो है, इसमें हम अब देखते हैं स्पेशल यानी विशेष रूप से भवन निर्माण को, यानी भवन निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता को हम जब देखते हैं तो वहां देखने को मिलता है कि कोई भी जो नगर है वह 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटने का मतलब है कि एक है पश्चिमी भाग, यह मान लिया जाए कि पश्चिमी भाग है, पश्चिम भाग, और दूसरा है पूर्वी भाग, यानी पूर्वी भाग को।
हम देखते हैं, पश्चिमी भाग में देखते हैं जो मकान है वह मकान खास लोगों का है, खास लोग, जिसमें पुजारी वर्ग है या धनिक लोग हैं। यहां बड़ा सार्वजनिक मकान है, बड़ा सार्वजनिक भवन भी आपको मिलेगा देखने को। पूर्वी भाग में हम देखते हैं तो यहां आम लोगों का है। आम लोग कहने का अर्थ है कि ये सर्वी वर्ग होंगे, लेकिन हवा का रूह जो ध्यान है, यानी हवा के रूह का, इसका ध्यान खास करके रखा गया है। जो भी मकान बना है इसका ध्यान स्पेशल रखे हैं। यह जो शहर था यह आयरन ग्रिड पैटर्न पर आधारित था या पद्धति पर आधारित था। यह आप एग्जामिनेशन के दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना कैसी थी, तो इसको याद रखेंगे। आयरन ग्रिड पैटर्न, यह आयरन ग्रिड पैटर्न पर अवस्थित था। मकान जो थे वो सड़कों के दोनों तरफ एक पंक्ति में बनाए जाते थे। मान लिया जाए कि यह सड़क है, इस तरह से सड़क गुजरा तो इस तरह से मकान बनना स्टार्ट होता था एक पंक्ति में। दोनों साइड है मकान। सभी मकान का जो नक्शा है वो बिल्कुल एक तरह से है, एक समान कहने के अर्थ अगर आप वर्तमान में जयपुर को देखेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा जिसको आप लोग गुलाबी सिटी बोलते हैं, वहां एक तरह के मकान देखने को मिलता है। वह आपको मेसोपोटामिया या तो अरबी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है वहां देखने को मिलता है। इसकी जो नींव थी, जो मकान बनाया जा रहा था, इसकी जो नींव है वो गहरी और चौड़ी होती थी। दीवारें जो थी वो मोटी थी, पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी। प्रत्येक मकान में आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे जो आपको अभी भी देखने को मिलते हैं। प्रायः सभी मकानों में कुआं, स्नानगृह, ढकी हुई नालियां होती थी। घरों में खिड़कियां, दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दो भागों में विभाजित शहर है, लेकिन जो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वह है धौलावीरा। धौलावीरा का पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग देखने को मिलेगा, यानी दो भाग में बटा हुआ, लेकिन धौलावीरा में आपको मिलेगा 3 भागों में बटा हुआ, 3 भागों में बटा। यह आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से हमें मकान यानी नगर योजना जो था या नगर योजना जो था वो 3 भागों में विभक्त हुआ है या बांटा हुआ है, उसका साक्ष्य हमें मिलता है। इसके बाद हम आते हैं भवन निर्माण के बाद सड़क के ऊपर। सड़क हम पहले भी इसमें बोल चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, अर्थात उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम समकोण पर काटती हुई थी, ऐसी बनाई गई थी। गलियां की जो चौड़ाई थी वो समानता 4 फीट गली। छोटी सड़कें की जो चौड़ाई थी वह 9 फीट छोटी सड़क। उसके बाद में कहीं कहीं आपको 12 फीट की भी मिलेगी सड़कें, और मुख्य सड़क जो थी वह 18 फीट की थी। जो राजमार्ग होता था उसकी चौड़ाई 36 फीट थी।
इस तरह से गली 4 फीट, छोटी सड़कें 9 से 12 फीट, मुख्य सड़क 18 फीट और राजमार्ग 36 फीट। इससे आपको पता चलता होगा कि वहां की सड़कें कितनी सुव्यवस्थित अवस्था में बनाई गई हैं। सड़कें या गली की चौड़ाई आधे से अंत तक सभी स्थान पर समान होती थी। वर्तमान में अगर हम देखते हैं, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हो या तो पटना की सड़कें हो, शुरुआत में अगर किया जाता है कि यहाँ पर अगर 12 फीट की है तो धीरे धीरे पतला हो गया है। यहाँ पर आपको 8 फीट भी मिल सकता है, यहाँ अगर 12 फीट है तो, या और पतली भी सड़कें बन गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी सड़कें थी वो बराबर थी। अगर यहाँ पर 12 फीट है तो यहाँ भी 12 फीट का ही है, यहाँ अगर 9 फीट है तो यहाँ भी 9 फीट ही आपको मिलेगा। सड़कें कहीं कहीं पर आपको देखने को आधा मील तक लंबाई एकदम सीधी जाती हुई मिलती है। सड़कें का निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि किसी भी सड़क पर चल कर के कोई भी व्यक्ति नगर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच सकता था। सड़क के बाद आते हैं हम लोग नालियों पर। नाली सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो नालियों का व्यवस्थीकरण है। यहाँ की जो नालियां हैं काफी उत्कृष्ट है। एल.एम. बाथन एक इतिहासकार हैं। इन्होंने लिखा है कि आजकल के अनेक शहर या नगरों की जल निकासी की व्यवस्था उतनी उन्नत और उत्तम नहीं है जितनी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने अपने घरों में की थी। सोच सकते हैं कि आज से करीब करीब 5000 साल पहले हमारी जो सभ्यता थी, प्रारंभिक सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता, वो कितनी ही उत्कृष्ट थी। अगर उसका पालन अगर हम लोग करते तो आज हम लोग जो मकान बना रहे हैं उतना ही उत्कृष्ट होता, लेकिन हम लोग उसको भूल चुके हैं। प्रत्येक घर की नाली के मुंह पर पक्की ईंटों का एक हौज बना दिया जाता था। वह इसलिए बनाया जाता था कि घर का कोई भी सामान या बारिश कोई का सामान घर का कोई भी सामान अगर पानी के द्वारा बह करके चला जाए तो वो हौज में जमा हो जाए। दूसरी चीज इससे एक और फायदा थे कि बारिश के पानी को उसमें इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके मोहल्लों की नलियों में भेज दिया जाता था। इससे न केवल पानी की गंदगी जो होती थी ये हौज में बैठ जाती थी, बल्कि सड़कें की नालियां में जो पानी जाता था उससे गंदगी नहीं होती थी, नतीजा जल्दी जल्दी साफ करना नहीं पाता था। इन हौजों की पेंदों में अगर हम देखते हैं तो उसमें सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं, जिससे हौज का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर चल जाता था और जमीन के अंदर यानी भूगर्भ में जो जल थी उसकी स्थिति बरकरार रहती थी। दूसरी मायने में कह सकते हैं कि यह वर्षा फसल यानी रेन हार्वेस्टर का पहला प्रयोग था, जिससे भूमिगत जल हमेशा रिचार्ज होते रहता था। आज जो भारत सरकार के द्वारा कहा जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टर आप बनाइए, या तो घर में बनाने का जो है जो अवशिष्ट पानी निकाल रहा है उसको जमा कीजिए, बाद में उसको साफ करके आप प्रयोग में ला सकते हैं। नाली की व्यवस्था जैसी उत्कृष्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में, ऐसी व्यवस्था उस समय के विश्व के किसी भी व्यवस्था में हमको देखने को नहीं मिलता है। कहीं भी सभ्यता, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या चीन की सभ्यता हो, नालियों की व्यवस्था में भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अति उत्कृष्ट है। इसको हम लोग इस रूप से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लिया जाए कि यह किसी भी तरह किसी नगर योजना है, यहां पर यह जो है वहां पर नाली बनी हुई है। यह जो मकान है, मकान में यहां एक हौज बना दिया गया है। इस हौज में जो मकान है, मकान के पास एक हौज है, हौज की पानी यहाँ आएगी। यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें भी पानी जमा होता है। ये धीरे धीरे आती है
बड़ी सड़कें, यानी कि यह है मकान की नाली, यह है मोहल्ला की नाली। मोहल्ला की नाली, मोहल्ला की नाली के बाद में हम आते हैं, यह जो नाली आई आकर करके यहां जो बड़ी नाली मिलेगी, यह है क्षेत्र की नाली। पुनः इस क्षेत्र की नाली जो है आगे बढ़ने के बाद मुख्य नाली में पहुंचता है। मुख्य नाली में भी हमको देखने को मिलता है कि जगह जगह इस तरह से हौज बना दिया गया है, जहां पानियां जो पानी आती थी वो जमा होती थी, इसमें जो अवशिष्ट है इसमें जमा हो गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए ये जहां पर भी गिराना हो नगर के बाहर, वहां ले जाकर के हम लोग गिरा देते थे। अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गिरा देते थे। तो हम देखें कि मकान की नाली, मोहल्ला के नाले, मोहल्ला के नाले क्षेत्र की नाली, क्षेत्र की नाली मुख्य नाली में पहुंच गए। मुख्य नाली के बाद में फिर जहां उसको खेतों में है या तालाब में है, जहां जमा करना था कर दिया। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग आते हैं सार्वजनिक स्नानागार में। मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो विशाल स्नानागार पाया गया है, जिसकी लंबाई को अगर हम देखते हैं तो करीब 180 फीट है, इसकी चौड़ाई है 108 फीट, बीच में 39 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा जलाशय बना हुआ है। यह जो बना है पहले इस तरह से, जो स्नानागार, इस स्नानागार के अंदर में इसकी जो है लंबाई 180 फीट गुने 108 फीट। इसके अंदर में जब हम जाते हैं, जो जलाशय है वह जलाशय है 39 फीट गुने 13 फीट, और जो डीप है इसका वह है 8 फीट। 39 गुने 13 गुने 8। जलाशय में उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई है। ये सीढ़ियां 9 इंच चौड़ी, 8 इंच ऊंची है। कपड़े बदलने के लिए बरामदे में या बरामदे के पीछे में कमरे बने हुए हैं। स्नानागार से लगे एक विशाल कमरे में जो कमरा है उसमें एक कुआं मिला है। ऐसा माना जाता है कि जो स्नानागार में पानी भरा जाता था इसी कुएं से आता था। प्रवेश करने के लिए इस स्नानागार में 6 रास्ते बने हुए थे, यानी कि चारों ओर से दिया गया था, लेकिन इधर से जो लंबाई होगी ज्यादा तो उधर से 2-2 गेट बना दिए गए थे, यानी कि भीड़ भाड़ ना हो। उसके बाद आते हैं हम लोग सार्वजनिक भवन में। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई से, बोले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दोनों की खुदाई के दौरान हमें विशाल सार्वजनिक भवन का खंडहर प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से हमें जो खंडहर मिली है वो 242 फीट तथा उसकी चौड़ाई 78 फीट है। हड़प्पा से जो भवन प्राप्त हुआ है 172 फीट गुना 138 फीट का है। सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े मकान बनाए गए थे। संभवतः इतिहासकारों का मानना है कि इसका जो काम था या इसका जो उपयोग होता था वह राजप्रसाद के लिए, सार्वजनिक सभाकार के लिए, फिर या तो गोदाम के लिए। कहने का तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के चाहे भवन हो, स्नानागार हो, वो बहुत ही उत्कृष्ट रूप से बनाया गया है। प्रकाश की व्यवस्था बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि सड़कों के किनारे रोशनी की व्यवस्था थी। रोशनी का स्रोत कैसा था या किससे रोशनी किया जाता था ये पता नहीं है, फिर भी लोगों का मानना है कि सरसों के तेल का दीपक लोग जलाया करते थे और दीपक जला करके और रात्रि में रोड या सड़क के किनारे छोड़ देते थे, जिससे कि जो रात में सड़कों से गुजरते होंगे उन्हें किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होता होगा। यह था सिंधु घाटी सभ्यता का
नगर योजना। आज मैं अपना यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन पर बारी बारी से प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा सामाजिक जीवन है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा देंगे, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।